नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए मेरी एक और कहानी सुनिए। कौन है सब्बू का शत्रु। जून का तीसरा सप्ताह चल रहा था। तापमान खूब कुलाचे भर रहा था। 40-42 डिग्री को पार कर रहा था। जीवन को महंगाई गुंडई की तरह त्रस्त किए हुए था। शहर में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता था। लगता जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इन सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने के लिए विवश कर देती हैं। इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी यह भी सोचने का अवसर नहीं देती। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के चलते मैं करीब 3 बजे झुलसा देने वाली चिलचिलाती धूप में ऑफिस से घर के लिए निकला। अपने रिक्शे वाले को फ़ोन करके बुला लिया था। वह कई सालों से मुझे अपनी सेवा दे रहा है। किसी और के पास समय से पहुँचे या न पहुँचे, ईमानदारी बरते या ना बरते, लेकिन मेरे साथ वह हमेशा टाइम का पंक्चुअल और ईमानदार रहता है। बीच बीच में पैसे मांगता रहता है। इसके चलते 1.5-2 महीने का एडवांस उस पर मेरा हमेशा बना रहता है। मैं इसी रिक्शे वाले के साथ अपनी परेशानियों से धींगा मस्ती करता चला जा रहा था। अंबेडकर पार्क, गोमती नगर, लखनऊ की बगल वाली सड़क से। सैकड़ों एकड़ में बलुआ पत्थर से बना यह स्मारक लखनऊ में नए आकर्षण केंद्रों में से एक बन चुका है। इसी स्मारक की बाउंड्री से सटकर दूर तक चली जा रही सड़क पर मुझे थोड़ा आगे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। मन में उत्सुकता हुई कि इतनी प्रचंड गर्मी में सुलगती सड़क पर यह क्यों बैठा हुआ है। वह एक हाथ इस तरह से आगे फैलाए हुए था कि उसके पास से निकलने वाला व्यक्ति उसे कुछ देता जाए। इतना ही नहीं, उसने एक पैर भी अजीब ढंग से आगे बढ़ाया हुआ था। पैर घुटने से 8-9 इंच के बाद आगे कटा हुआ था। नीचे बंधी सफ़ेद पट्टी दूर से ही चमक रही थी। रिक्शा जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, तस्वीर और साफ होती जा रही थी। कुछ और करीब पहुंचने पर उसके बगल में ही मुझे एल्यूमिनियम की 2 बैसाखियाँ भी रखी दिखाई दी। उसकी ऐसी हालत पर मुझे बड़ी दया आई कि बेचारा कितनी तकलीफ में है। उस पर बालिश भर की भी छाया नहीं है। उस समय मैं कंक्रीट के घने जंगल में छाया की बात सोचने की नादानी कर रहा था। जैसे ही रिक्शा उसके सामने पहुंचा, मैंने उसे रुकवा लिया। देखा करीब वह 35-40 बरस का आदमी था। धूप ने उसे और काला बना दिया था। दुबला पतला शरीर, आंखें अपेक्षाकृत कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। नाक बहुत ही भद्दे ढंग से एक तरफ मुड़ी हुई थी। उसने बड़ी दयनीय सी एक फुल बाह की शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी बाहें ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। उसकी मटमैले सफ़ेद रंग की लुंगी भी शर्ट की ही तरह दयनीय थी। मुझे देखते ही वह हाथ जोर जोर से हिलाने लगा। मैंने उससे पूछा, इतनी तेज़ गर्मी में जलती सड़क पर क्यों बैठो? कहीं छाया में क्यों नहीं बैठते? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह हाथ हिलाता रहा। मुझे लगा शायद गूंगा बहरा भी है। अपनी शंका दूर करने के लिए मैंने अपनी बात तेज आवाज़ में दोहरा दी। तब वह बोला, छाया में बैठूंगा तो कोई रुकेगा ही नहीं। छाया में होता तो तुम रुकते क्या? मुझे उससे ऐसे तीखे जवाब की आशा बिल्कुल नहीं थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वह थोड़ा नम्र लहजे में आगे बोला, बहुत मुश्किल में हूँ बाबूजी। खाने और दवाई का पैसा नहीं है। अपाहिज हूँ, कुछ कर नहीं सकता। उसकी आवाज़ से मुझे जो दर्द महसूस हुआ, उसने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं एकटक उसे देखता रह गया। उस पर बड़ी दया आ रही थी। मेरा हाथ स्वतः ही जेब में चला गया। मेरे पास उस समय कुल 2 नोट थे, एक 50 का और एक 100 का। मैंने 50 की नोट हाथ बढ़ाकर उसके फैले हुए हाथ पर रख दिया। उसने थरथराते हुए हाथों से जल्दी से नोट लेकर अपने माथे पर लगाया और तुरंत बोला, बाबूजी दवाई के लिए कुछ पैसा दे दो, भगवान आपका भला करेगा। उसकी आवाज़ में करुणा और प्रगाढ़ हो चुकी थी। 100 के नोट के साथ मेरा हाथ फिर उसके हाथ की तरफ बढ़ गया। उसने तुरंत नोट लपक लिया। मुझे एक सांस में न जाने कितनी शुभकामनाएं दे डाली। भगवान यह करे, भगवान वह करे। मैं उसे सुनता रहा, देखता रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा था। बड़ी तेजी से यही सोच रहा था कि कम से कम इसकी दवा की तो व्यवस्था कर ही दूं। उसके पैर में बंधी पट्टी निचले हिस्से में खून से सनी थी।
खून सूख कर काला पड़ चुका था। उसने बताया घाव सही नहीं हो रहा है। मैंने पूछा इलाज कहाँ से करवा रहे हो, तो उसने एक सरकारी हॉस्पिटल का नाम बता दिया। लगे हाथियाबी की हॉस्पिटल से सारी दवाएं नहीं मिलती। मैं बड़ी उलझन में पड़ गया कि क्या करूं। रिक्शे का हुड उठा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरा सिर ही चटक जाएगा। गर्म हवा बिल्कुल झुलसाए डालने पर ही तुली हुई थी। रिक्शे वाले का चेहरा बता रहा था कि वह धूप ही नहीं, मुझ पर भी गुस्से से खौल रहा है कि एक तो इतनी धूप में बुला लिया, ऊपर से पूर्ण करने की नौटंकी में इतनी देर से धूप में उसे बेवजह सेंक रहे हैं। मुझे लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। यह सोचकर मैंने भिखारी से कहा, सुनो, अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं, तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। धूप में तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी, या तुम्हें कहाँ जाना है वह बताओ, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ। उसका कोई उत्तर आता कि उसके पहले ही रिक्शे वाला चिल्ला कर बोला, अरे बाबूजी, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़े हैं? आप कुछ भी कर देंगे या आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा? आप चलिए ना, आपको धूप बहुत तेज लग रही है। रिक्शे वाले की बातों से मुझे उसकी वास्तविक मंशा समझते देर नहीं लगी कि वह क्या चाहता है। वह किसी सूरत में यह नहीं चाहता था कि मैं एक सेकंड भी वहाँ रुकूं और सुलगती सड़क पर बैठे उस आदमी को रिक्शे पर बैठाकर ले चलूं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने रिक्शे का हैंडल सीधा किया और पैडल पर दबाव बढ़ाने लगा। मैं समझ गया कि अब यह रुकने वाला नहीं। यह सही भी था कि अब रुका भी नहीं जाना चाहिए था। एक के लिए दूसरे को कष्ट देना किसी दृष्टि से न्याय संगत नहीं था। हमें इसकी मदद करनी है तो मुझे चाहिए कि मैं रुक जाऊं, या जाना चाहता है तो इसे जाने दूं। लेकिन जल्दी मुझे भी थी और धूप में मेरी खुद की हालत भी खराब हो रही थी। तीसरे वह सड़क पर से उठकर छाया में चलने को उत्सुक भी नहीं दिख रहा था, तो मैं चल दिया। चलते चलते मैं भिखारी से स्वयं को यह कहने से रोक नहीं सका कि तुम छाया में चले जाओ, जो मिलना होगा वहाँ भी मिल जाएगा। मेरी बात पूरी होने से पहले ही रिक्शा वाला आगे बढ़ चुका था। मेरी जेब में अब एक पैसा नहीं था। रिक्शे वाले को पैसा महीना पूरा होने पर देना होता है, इसलिए उसे पैसे देने की चिंता नहीं थी। लेकिन जो सामान लेकर घर जाना था उसे खरीदने के लिए मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं थी, और सामान लेना बेहद ज़रूरी था। मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब घर से पैसा लेकर फिर 4-5 किलोमीटर दूर वापस आना पड़ेगा। इस धूप में दोबारा खुद को झुलसाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी रिक्शे वाला गुनगुनाया, साहब, आपने इसे बेवजह इतना पैसा दे दिया। इसका तो रोज का यही धंधा है, या आपको कल भी ऐसे ही दिखेगा। रोज नई नई पट्टी बांधकर ऐसे ही सीधे साधे लोगों को यह ठगता रहता है। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वह अपनी खुन्नस निकाल रहा है, क्योंकि इसे धूप में रुकना पड़ा। कितना पत्थर हृदय है। उस बेचारे की तकलीफ पर इसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। अच्छा हुआ मैंने उसे रुपए दे दिया। इसका बस चलता तो यह देने ही नहीं देता। अभी यह और आंखें निकालेगा जब घर से पैसा लेकर वापस आऊँगा सामान लेने। मेरे चुप रहने पर वह फिर बोला, साहब, आप चाहें तो कल इसकी पट्टी खुलवा कर देख लीजिएगा, कहीं कोई घाव वाव नहीं है। इस बार मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, होगा भाई, मान लो उसके पैर में कोई घाव नहीं है, वह धोखा दे रहा है, लेकिन यह तो सच है ना कि उसका पैर कटा हुआ है। बिना बैसाखी के तो वह चल नहीं सकता ना, तो वह काम क्या करेगा? 150 रुपये में एक आध दिन तो उसके खाने पीने की व्यवस्था हो ही जाएगी। साहब, खाना पीना नहीं, या इन पैसों से गांजा स्मैक पिएगा। ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है। इसको हम लोग दिन भर यहाँ से लेकर बादशाह नगर, मुंशी पुलिया, टेढ़ी पुलिया तक देखते रहते हैं। पुलिस वालों का पक्का जासूस है। आपने ध्यान नहीं दिया, वह अभी भी गांजा पिए हुए है। मुझे लगा कि यह कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहा है। कल कुछ पैसे मांग रहा था, तंगी के चलते नहीं दिया, और करुणा बस इस भिखारी को दे दिया तो उसके लिए इतना जहर बोल रहा है। मैंने गुस्सा होकर कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारे समय इसी के साथ रहते हो, सब देखते हो, तुम्हें इससे इतनी ज़्यादा घृणा क्यों हो गई है? इस बार मेरा लहजा थोड़ा सख्त था तो वह तुरंत ही नम्र होता हुआ बोला, नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, आप गुस्सा ना हो, हमारी बात पर यकीन करें, कल मैं आपको खुद ही ले चलूँगा, देख लीजिएगा, हमारी बात सच ना निकले तो कहिएगा। इस बार मैंने कुछ संयम से बोलते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, वह सच्चा झूठा मक्कार जो भी है, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे जो करना था वह मैंने कर दिया, बस।
असल में अब मुझे उसकी बातों पर यकीन होना शुरू हो गया था। मैंने सोचा जो भी हो कल अगर मिल गया तो सच जरूर मालूम करूंगा। रिक्शे वाला ऐसा ना महसूस करे कि उसके साथ अन्याय हुआ। धूप में कड़ी मेहनत की तकलीफ उससे ज़्यादा प्रगाढ़ न लगे, इसलिए जब दोबारा सामान लेकर घर पहुंचा तो उसे 50 रुपये दे दिए। हालांकि मुझे लगा कि धूप में उसने जितना रिक्शा चलाया उस हिसाब से कम 100 रुपये देना ही ठीक होता, लेकिन उस समय मेरी जो स्थिति थी उस हिसाब से तो दोनों ही को मेरा 1 पैसा देना भी मूर्खता थी, जो मैंने की। 1 रुपया नहीं, पूरे 200 रुपये दिए। रात में सोते वक्त भी मेरे दिमाग में यह बात बनी रही कि कल सच जरूर जानूंगा। लेकिन अगले दिन वह नहीं मिला। मुझे बड़ी कोफ्त हुई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं ठगा गया या फिर मानवीय पक्ष की मुझे ठीक ठीक समझ ही नहीं है, इसलिए मानव धर्म को ठीक से निभा नहीं पाया। क्या रिक्शे वाले की बात सही है कि मैं ठगा गया? ऑफिस जाते आते रोज मेरी आंखें उसे ढूंढती, खास तौर से अंबेडकर पार्क के पास। हफ्ता भर निकल गया तो मैंने एक दिन रिक्शे वाले से पूछ लिया कि वह बैसाखी वाला कहीं दिखा था क्या। मेरे पूछते ही वह एकदम से चालू हो गया, जैसे इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं पूछूं। उसने बताया, बाबूजी वह अपने ठिकाने बदलता रहता है। आजकल बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास अड्डा बनाए हुए है। वह ऐसे ही अपनी ठगी का धंधा चलाता है। रिक्शे वाले ने इसके साथ ही ऐसी तमाम बातें बताई कि मैं भौचक्का रह गया कि एक अपाहिज आदमी इतना कुकर्मी हो सकता है, इतना गिरा हुआ हो सकता है। उसने जिस तरह से सब कुछ बताया उससे मैं उसकी बातों पर पहले की तरह शक करने की स्थिति में नहीं था। उसकी बातें मुझे सही लगने लगी। यह बात भी कि उसने मुझे बड़ी खूबसूरती से ठग लिया। मुझे बड़ी गुस्सा आया। मैंने उसी दिन शाम को रिक्शे वाले से उसी के पास चलने को कहा। इस पर वह गुनगुनाया, साहब आप तो बेवजह उसके लिए परेशान हो रहे हैं। उसके पास चलेंगे तो वह कोई ना कोई नई नौटंकी बताकर आपसे फिर रुपए ठग लेगा। आखिर आप चलकर क्या कर लेंगे? मैंने झल्लाकर कहा, मैं कुछ करने वरने नहीं जा रहा हूँ। यह देखने समझने के लिए चलना चाहता हूँ कि वह इस हालत में इतने कुकर्म कैसे कर लेता है। क्या वह इतना भी नहीं समझता कि इन घिनौने गंदे कामों के कारण उसकी जान भी जा सकती है? वह आज नहीं तो कल पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेगा। तब पुलिस उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगी। रिक्शे वाला बोला, साहब मैंने पहले ही बताया था कि वह पुलिस का दलाल है। पुलिस का उसे कोई डर नहीं है। पुलिस सब जानती है। वह खुद उससे मिली हुई है, तभी तो वह 4-5 साल से सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज तक कहीं उसकी धरपकड़ नहीं हुई है। ज़्यादातर समय तो वह पुलिस चौकी के सामने ही थोड़ी दूर पर रहता है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं होने वाला। आप उसके चक्कर में अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं बस। उसकी बातों से मैं खींच उठा। हमारी बहस चलती रही और हम उस एरिया में उसे ढूंढते हुए थक कर अपने घर पहुंच गए। रिक्शे वाले को 100 रुपये अलग से देने पड़े। भिखारी के ना मिलने से मैं बड़ा खिन्न हो रहा था, लेकिन मैंने जिद कर ली कि अब जो भी हो जाए मैं उसको ढूंढ कर रहूँगा, या जान कर रहूँगा कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी ताकत है कि वह 2.25 टांग का होकर भी यह सब कर लेता है। यहाँ जरा सी धूप सहन नहीं होती और वह इतनी जलती पिघलती सड़क पर नंगे पैर घूमता है। ऐसे ऐसे काम करता है कि सुनकर सिर चकरा उठता है। जो भी हो जाए, अब मुझे उससे से मिले बिना चैन नहीं मिलेगा। उसे ढूंढते हुए एक और हफ्ता निकल गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। रिक्शे वाले के किराए के साथ साथ मेरी उलझन, मेरा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसे भुला दूं मैं यह भी नहीं सोच पा रहा था। अंबेडकर पार्क के पास पहुंचता नहीं कि उसकी याद आ ही जाती। मुझे लगता है जैसे हाथ हिलाता वहीं बैठा वो मुझे ही देख रहा है। यह संयोग ही था कि 15वें-16वें दिन ऑफिस से फिर मुझे दोपहर 3 बजे ही चिलचिलाती धूप में निकलना पड़ा। काम बड़ा जरूरी था। मैं अंबेडकर पार्क के दूसरी तरफ सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल वाली रोड पर चला जा रहा था, जिस पर बाईं तरफ करीब 1 दर्जन हट या प्रसाधन बने हुए हैं। बीच में एक फिश पार्लर भी है। मेंटेनेंस के अभाव में उनकी टूट फूट देखता आगे बढ़ रहा था कि तभी वह बाएं तरफ मुझे एक हट की चौखट पर छाया में बैठा हुआ दिख गया। उसे देखते ही मैंने रिक्शा तुरंत रुकवा लिया। सब ऐसे हुआ जैसे मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं था।
मैं लपक कर उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि वह मुझे ऐसे देखकर भौचक्का हो जाएगा, डरेगा, लेकिन उल्टा हुआ। भौचक्का मैं रह गया। वह बड़ी दिलेरी के साथ मुझे मेरी आंखों में आंखें डाले देखता रहा। मुझे लगा कि वह हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहा है। कुछ देर अपने को जज्ब करने, कई बातें सोचने के बाद मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताने के बजाय वह कुछ अजीब सा मुंह बनाकर बैठा रहा। मैं न जाने किस भावना में बहकर उसी के बगल में थोड़ा फासला लेकर जमीन पर ही बैठ गया। रिक्शे वाला हट में एकदम पीछे चला गया। मैंने दोबारा नाम पूछा तो वह कुछ देर बाद नाम बताने के साथ ही बोला, भूख लगी है साहब। मैंने कहा, यहाँ तो कोई दुकान है नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं मिल पाएगा। या सुनते ही वह तपाक से बोला, साहब फ़ोन करके मंगा लो, यहीं पर लेकर आ जाएगा। या सुनते ही मैं दंग रह गया। वह सीधे सीधे ऑनलाइन खाना मंगाने के लिए कह रहा था। मैंने न कभी सुना था न कभी सोचा था कि कोई भिखारी इस तरह बेखौफ ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए कहेगा और ऑनलाइन सिस्टम को भी अच्छी तरह से जानता होगा। मुझे रिक्शे वाले की सारी बातें एकदम सच लगने लगी। यह भिखारी नहीं, भिखारी के वेश में जराइम की दुनिया का खिलाड़ी है और यही समझ रहा है कि मैं अपनी किसी ज़रूरत की वजह से इसके पीछे पड़ा हूँ। मेरी उसी ज़रूरत को वह कैश कराने की सोच रहा है। मैंने कहा, इतनी गर्मी में कोई ऑर्डर लेकर यहाँ क्यों आएगा? करो तो साहब, सब आ जाएंगे। हम तो रोज़ ही देखते रहते हैं लोगों को ऐसे ही मंगाते हुए। उसकी हालत से मुझे लगा कि यह भूख से कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मैं पीछे रिक्शे वाले की ओर मुड़ा कि देखें यह क्या कहता है, लेकिन वह सिर के नीचे अपना अंगोछा रखकर जमीन पर ही सो रहा था। मैंने सोचा, कमाल का आदमी है, इतनी गर्मी है और ये 2 मिनट में ही सो गया। जो भी हो, आदमी साफ दिल का लगता है। तभी भिखारी फिर बोला, साहब मंगा दो ना, फ़ोन करो, सब थोड़ी ही देर में आ जाएगा। मैंने जब देखा कि वह खाए बिना एक बात नहीं करेगा तो उससे कहा, देखो तुम जो खाना कहोगे वह सब मैं मंगा दूंगा, लेकिन मैं जो जो पूछूंगा तुम मुझे वह सब सच सच बताओगे। 2 बार कहने पर उसने हामी भरी तो मैंने ऑर्डर कर दिया। एक कंपनी तो वहाँ पर ऑर्डर डिलीवरी करने को तैयार नहीं हुई, दूसरी 700 रुपये से ऊपर का ही ऑर्डर डिलीवर करती थी। अब क्योंकि मुझे हर हाल में बात करनी ही थी तो ऑर्डर कर दिया। मैं यह भी सोचता जा रहा था कि जो भी मेरी इस हरकत को सुनेगा मुझे मूर्ख नहीं पागल भी कहेगा। मैंने 3 लंच ऑर्डर किए थे, अपने रिक्शे वाले के लिए भी। यह करके मैंने उससे फिर कहा, तुमने जो कहा वह खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, अब मैं जो भी पूछूंगा वह सब तुम सच सच बताओगे। तो उसने सहमत में सिर हिलाया। मैंने पूछा, अपना पूरा नाम बताओ। उसने कहा, सब्बू। यह भी कब से मांग रहे हो? जब से पैर कट गया तभी से। अच्छा, यह पैर कटा कैसे? ट्रेन से। मेरी बातों को अब बड़ी चालाकी से सूक्ष्मतम जवाब दे रहा था। उसकी बातों से मैं समझ गया कि वह हद दर्जे का चालाक आदमी है। पढ़ा लिखा नाम मात्र का है, लेकिन कड़ा बहुत ज़्यादा है। मैं उससे आत्मीयता के साथ बातचीत जारी रखे हुए था। धीरे धीरे वह खुलता चला गया। बताता गया कि कैसे एक खाते पीते घर का अपने माँ बाप का दुलारा बेटा यहाँ इस हाल में पहुँच गया। उसके मन में माँ बाप के लिए कठोरतम गुस्सा भरा हुआ था। उसने जो बताया उसके साथ जो बीता वह दर्दनाक, हृदय विदारक था। बचपन की बात शुरू करने से पहले उसने लुंगी के फेंटे से एक सिगरेट निकाल कर जलाई। बड़े अंदाज से कई बड़े बड़े कस लेकर गाढ़ा धुआं उगला। उसकी गंध साफ बता रही थी कि उसमें गांजा भरा हुआ है। जब वह धुआं उगलता तो मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता। मैं उन लोगों में से हूँ जो सुबह फ्रेश होने से पहले तंबाकू, चाय, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं। मैं कम से कम 2 कप चाय, 2 सिगरेट जरूर पीता हूँ। इसके बावजूद तब मेरा सिर चकरा रहा था, मगर मैं उसे मना करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था कि कहीं यह बातें बताने से मुकर ना जाए। हो सकता है कि यह बात कहने के लिए मूड बना रहा हो। उसने सिगरेट खत्म करके बताया कि उसके माँ बाप दोनों ही नौकरी पेशा थे। उसे दिन भर डे बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ता था। 5-6 साल तक उसे खूब लाड़ प्यार ऐशो आराम मिला।
मगर इसके बाद जल्दी ही माँ बाप के बीच रोज झगड़े होने लगे। इसके साइड इफेक्ट के रूप में उसकी उपेक्षा शुरू हो गई, साथ ही साथ मार भी पड़ने लगी। जल्दी ही अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दिया। दोनों जिसे जिसे चाहते थे उसके साथ चल दिए, शादी कर ली। उसको अब्बू ने अम्मी के पास ही छोड़ दिया था। नए सौतेले बाप ने उससे पहले दिन से ही प्यार से बात की। अम्मी जैसे पहले उसे मेरा शहजादा कहती थी, प्यार से उसकी देखभाल करती थी, उसकी देखभाल को अपनी खुशी मानती थी। सुबह से लेकर रात सोने तक उसे दर्जनों बार प्यार करती थी, चुम्बन लेती थी। वैसे ही करती रही। वह अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ता रहा, लेकिन सौतेले भाई के जन्म के कई महीने पहले से ही स्थितियां तेजी से बदलती चली गईं, और जब भाई बाबुल का जन्म हो गया तो सब एकदम से बदल गया। बाप का व्यवहार कठोर हो गया। उसे बेवजह मारना, पीटना, गंदी गंदी गाली देना उनका रूटीन वर्क हो गया। अब मजदूर के बच्चे और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया था। अम्मी भी उन्हीं की तरह हो गई। उसे कॉन्वेंट से निकालकर म्यूनिसिपल स्कूल में डाल दिया गया। बाबुल 7-8 महीने का था तभी घूमने के लिए सभी लोग ट्रेन से चले। उसको याद नहीं कि कोलकाता से कहाँ के लिए निकले। उसे यह भी याद नहीं कि वापसी में उसे उसकी अम्मी और सौतेले बाप ने किस रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था। बस इतना याद है कि स्टेशन के प्लेटफार्म पर वह अम्मी के साथ था, अपने भाई बाबुल के साथ खेल रहा था, जिसे वह बहुत प्यार करता था। तभी सौतेले पिता उसे लेकर स्टेशन से बाहर निकल गए। वहाँ उसके लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदी। फिर एक जगह उसे बैठाकर कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं बाबुल और तुम्हारी माँ के लिए भी चीज़ें लेकर आता हूँ। वह गए तो फिर वापस लौटे ही नहीं। कुछ देर बाद वह उन्हें ढूंढने लगा, नहीं मिले तो रोने लगा। लोग आ गए। फिर कहाँ कहाँ होते, कैसे कैसे वह चाइल्ड लाइन पहुँच गया। उसके बाद उसने अपने माँ बाप, सौतेले भाई किसी को कभी नहीं देखा। इन सब के लिए उसके मन में गुस्सा, घृणा कूट कूट कर भर गई, इतनी कि वे मिल जाए तो। वह इतना कहकर दांत किटकिटाकर हल्के से चीखा। वह कांपने लगा तो मैंने उसे शांत किया। उसने फिर एक सिगरेट पी डाली। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी, पसीने से भीग रहा था। रिक्शे वाला अब भी सो रहा था। मेरे आग्रह पर उसने बात आगे बढ़ाई, बताया कि अनाथालय में खाना पीना, कपड़ा सब बस किसी तरह जिंदा रहने भर का मिलता था। स्टाफ आए दिन चप्पल जूतों डंडों से मारता था। साफ सफाई, झाड़ू पोंछा सब बच्चों से ही कराया जाता था। दिन हो या रात कई लोग बच्चों का यौन शोषण करते रहते थे। अक्सर स्टाफ के बाहर के लोग भी आते थे। उसकी नाक भी वहीं यौन शोषण के दौरान लगी गंभीर चोट के कारण हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। ऐसे ही भूख, प्यास, मारपीट, यौन शोषण के बीच वह 14-15 साल का हो गया और फिर 4 लड़कों के साथ वहां से भाग निकला। एक रात जब स्टाफ कुछ लड़कियों का यौन शोषण करने के बाद नशे में धुत होकर सो गया तो यह सब चाबी चोरी करके मेन गेट खोलकर भाग निकले। स्टाफ के लोगों के कपड़े में जितने पैसे थे वह भी चोरी कर लिए। फिर कई शहरों में इधर उधर भटकते रहे। अंततः एक रेलवे स्टेशन पर ही उन 5 ने अपना ठिकाना बना लिया। प्लेटफार्म के अलग अलग होटलों में काम करते, वहीं खाते पीते और सोते। नशे, सेक्स से उनका परिचय तो अनाथालय से ही था। वह भी नशे के आदी होते चले गए। महिलाओं का भी जुगाड़ कर लेते थे। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन यार्ड में खड़ी एक बोगी में अपनी ही तरह किस्मत की मारी एक महिला का शोषण कर रहे थे। सभी नशे में थे। आवेश में किससे क्या हुआ कि महिला की मौत हो गई। फिर पूरा का पूरा गुट वहां से भाग निकला। इस भागम भाग में सभी बिछड़ गए। सब्बू भी अकेले भागता भटकता एक महानगर के बड़े से रेलवे स्टेशन की भीड़ में घुस गया। फिर वहीं एक होटल में काम धाम करने लगा। जल्दी ही यहाँ भी उसका 4-5 लोगों का एक नया गुट बन गया। नशा पत्ती सब उसकी चल निकली और अदबाजी भी। एक दिन अपनी ही जैसी एक लड़की के साथ वह यार्ड में खड़ी एक बोगी में था कि तभी जीआरपी वालों की नज़र में आ गया। भागा। भागने के चक्कर में एक ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया।
किसी तरह जान तो बच गई, लेकिन पैर गंवा बैठा। ठीक हुआ तो खाने पीने के लाले पड़ गए, काम नहीं मिल रहा था। अंततः भीख मांगने को विवश हो गया। इसी बीच में ड्रग माफियाओं ने उससे स्मैक, चरस आदि बिकवानी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उस पर जल्दी शक नहीं करेगा। जल्दी ही उसने अपनी जैसी कई महिलाओं और लड़कियों को भी फंसाया, उन्हें भी ड्रग्स का आदी बना लिया। जब वे ड्रग्स के आदी बन गईं तो उन्हें पैसा देने पर भी ड्रग्स नहीं देता, पैसा शोषण दोनों मिलने पर ही देता। उसकी ड्रग्स गाथा सुनकर ही मैं समझ पाया कि वह उस समय भी गांजा सहित किसी अन्य ड्रग्स के नशे में भी है। मैंने पूछा, तुम्हारे गैंग में कितनी लड़कियां? तो उसने बड़ी शान से बताया, 9 हैं। मैंने कहा, तुम चल नहीं पाते हो तो इतनी लड़कियों को कैसे बांधे रहते हो? वह भाग भी तो सकती हैं। तो वह बड़ी शान अकड़ के साथ बोला, जब तलब लगती है तो ढूंढती भी आती हैं। एक जगह का नाम बताते हुए कहा कि सब शाम को वहीं पर दौड़ी आती हैं, वहीं पर इकट्ठा होती हैं। उसकी बात सुनते सुनते मेरा ध्यान बार बार उसके पैर में बंधी पट्टी पर जा रहा था, जिस पर अच्छा खासा सूखा खून दिख रहा था। मैंने सोचा कि जब इसका पैर कई साल पहले कटा था तो घाव कब का ठीक हो गया होगा, अब यह कैसा खून? पूछा तो वह बड़ी ही अजीब तरह से खी खी करके हंस पड़ा। कुछ देर हंसने के बाद बोला, लड़कियां देती हैं, लड़कियां। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि लड़कियां खून देती हैं, तो अब फिर से पहले की तरह हंसकर बोला, इतनी लड़कियां, रोज एक को ब्लेड से चीरा लगाता हूँ, उसी से काम भर का खून लेकर अपनी दवाई भिगो लेता हूँ, बाकी इस पट्टी को चटा देता हूँ। इतना कहते कहते फिर बड़ी घिनौनी हंसी हंसा। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तेज घृणापूर्ण आवाज में कहा, तुम बहुत ही क्रूर, घिनौने, नारकी इंसान हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ पैर कटे जाने चाहिए थे। मेरी बात पर वह अप्रत्याशित रूप से गुस्से से तमतमा उठा। मैंने भी उसी क्षण तय किया कि किसी भी तरह से इससे बाकी बातें जान लूं तो पुलिस को कॉल करके ऐसे दरिंदों को जेल भिजवा दूं, जो साक्षात राक्षसों की तरह इतनी मासूम लड़कियों, औरतों का खून पी रहा है। इसने तो युगांडा के ईदी अमीन को भी पीछे छोड़ दिया है। वह तमतमाए चेहरे के साथ फिर सिगरेट पीने लगा। मैं उससे अगली बात पूछने ही वाला था कि तभी वह बोला, हम क्रूर घिनौने राक्षस हैं, तो बताओ जरा, जिन लोगों ने हमें स्टेशन के बाहर छोड़ा, मारा पीटा, भूखा प्यासा रखकर काम करवाया, नोचा खसोटा, वह सब क्या है? सुनो, सब राक्षस हैं, राक्षस। अकेले हमें ना कहो, समझे? और चाहो तो जो पैसा उस दिन दिए थे वह भी ले लो। वह बड़ी दबंगई से बोल रहा था। मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, मगर मैं सब जानना चाहता था। साथ ही उसके साथ उसके माँ बाप, अनाथालय वालों ने जो भी अत्याचार किया, उसे जानकर उसके प्रति दया भी उभर रही थी। तभी खाने वाले का फोन आया। उसे लोकेशन समझाई तो वह 5 मिनट के बाद आ गया। मैंने एक डिब्बा खाना उसके सामने रखते हुए कहा, खाओ, तुम्हें भूख लगी है ना? वह मुझे डिलीवरी मैन से खाना लेकर उसको पैसे देने तक एकटक देखता रहा था। उसके जाता ही बोला, कोई 5 रुपया भी नहीं देता, तुम उतना किए जा रहे हो, कोई मामला है क्या? मैंने कहा, पहले खाना खाओ। मामला सिर्फ इतना है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है कि तुम्हारे साथ इतना अत्याचार हुआ। तुम्हारी हालत देखकर मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए। मैंने रिक्शे वाले को भी उठाकर खाना दिया तो वह बोला, अरे साहब, आप क्या कर रहे हैं? यह खाना कैसे आ गया? मैं तो सवेरे ही खाकर चलता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, सवेरा हुए बहुत समय हो गया है, लो खा लो। मैंने देखा सब्बू आराम से निश्चिंत होकर खाना खा रहा था और बीच बीच में मुझे देखे भी जा रहा था। मैंने पूछा, यह बताओ, जिन लड़कियों का तुम यौन शोषण करते हो, उनका शरीर काट कर उनके खून से वह सब करते हो, कभी ये झगड़ा नहीं करती? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह सब एक साथ मिलकर तुम्हें मार सकती है? यह सुनते ही वह मुंह में खाना भरे भरे हूँ करके हंसा। फिर बोला, उनकी हिम्मत नहीं है। बैसाखी की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी से चमड़ी उधेड़ कर रख देता हूँ, ज़्यादा बोली तो पुलिस की लाठी से तुड़वा देता हूँ। मैंने उसकी हिम्मत देखकर सोचा, ऐसे बोल रहा जैसे कि पुलिस को खरीद रखा है।
पुलिस इसकी नौकर है। वह खाना खा चुका तो मैंने कहा, मान लो इन लड़कियों ने पुलिस में तुम्हारी सारी बातें बता दी तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। डर नहीं लगता तुम्हें? कैसी बात करते हो? इनमें से कौन सी लड़की है जिसे पुलिस वाले? उसने बड़ी भद्दी सी बात कही जिसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वह बड़े ताव में बोला, लड़कियां क्या, तुम भी चले जाओ पुलिस में तो भी कुछ नहीं होगा। अगर पुलिस इन्हें कुछ देर धर भी लिया, गिरफ्तार भी कर लिया तो पुड़िया वाले छुड़ा लेंगे। पुड़िया वाले का खुलासा करते हुए बताया कि ड्रग्स सप्लायर की पूरी नज़र रहती है उस पर। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा इसकी माने तो पूरा का पूरा पुलिस विभाग ही इसके साथ है। मैंने कहा, ऐसा नहीं है, मालूम होने पर पुलिस चुप नहीं बैठेगी। फिर जो भी हो, अब तुम यह सब छोड़कर कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? हाथ पैर से परेशान बहुत से लोग कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं, अपना जीवन अपने परिवार को चला ही रहे हैं। मेरी इस बात पर उसने जो जवाब दिया उससे मुझे बड़ा गुस्सा आया, घृणा बढ़ गई। वह बड़ी ऐंठ के साथ बोला, तो हम भी तो काम ही कर रहे हैं, अपना जीवन ही चला रहे हैं, इसमें तो और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही वह रिक्शे वाला बोला, साहब हम पहले दिन से ही आपसे बता रहे हैं, अपना पैसा समय आप बर्बाद कर रही है, ऐसे ही रहेगा। रात में चलने वाले ऑटो टेम्पो वालों को भी फंसाए हुए, उन्हें भी लड़कियों को देता रहता है। पुलिस सब कुछ जानती है, कुछ नहीं होने वाला। आप बेवजह इतनी गर्मी में परेशान हो रहे हैं। रिक्शे वाले की बात मुझे सही लगी। मैंने अपना वाला खाने का डिब्बा भी उसे ही दे दिया। कहा, लो यह भी तुम्हारे काम आएगा। मैंने अपना डिब्बा खोला भी नहीं था। रिक्शे पर बैठते बैठते मैंने कहा, एक बार बिना सिगरेट पिए मेरी बात पर सोचना, समझना, समझ में आ जाए तो अपना काम बदलना, आते जाते कहीं मिल जाओ तो बताना। उसने तपाक से कहा, अपना मोबाइल नंबर दिए जाओ। उसके इस जवाब ने मुझे फिर सोच में डाल दिया। मैंने कहा, नंबर कहाँ लिखोगे, कागज पे रखे हो? अगले ही पल उसने हाथ पीछे कर लुंगी में खोसा एक एंड्रॉयड मोबाइल निकाल कर कहा, बताओ नंबर। उसे मैं कुछ देर देखता ही रह गया। मेरे दिमाग में बात आई कि दुनिया भर के क्राइम कर रहा है, ड्रग माफिया के संपर्क में है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, तब इसके मोबाइल में मेरा नंबर मुझे भी पकड़वा देगा। मैंने उसे नंबर नहीं बताया और कहा, जब मिलना हो तो वहीं अम्बेडकर पार्क के पास आ जाना, वहीं मिलेंगे, सुबह 9 से 10 बजे के बीच और शाम को। मेरी बात पूरी होने से पहले ही रिक्शे वाला चल दिया। मैं जिस काम के लिए निकला था उसके लिए बड़ी देर हो गई थी तो मैंने उससे घर चलने के लिए कह दिया। मन बड़ा खिन्न हो रहा था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। रिक्शे वाला उसके लिए बहुत कुछ कहे जा रहा था लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वह चुप हो गया। इस बीच मैं यह सोचता रहा कि जब यह ड्रग्स बेचता है तो तमाम पैसे कमाता होगा, फिर इसे भीख मांगने की ज़रूरत क्यों? कहीं या इस दूध की कोई छद्म चाल ही तो नहीं है। अगले दिन सवेरे पेपर के लोकल पेज पर उसकी फ़ोटो देखकर मैं सशंकित हुआ कि उसके साथ कोई कांड हो गया क्या। खबर पड़ी तो मालूम हुआ कि उसने किसी धारदार हथियार से एक 15-16 वर्षीय लड़की को मारने की कोशिश की, जिससे वह लहूलुहान हो गई और मरणासन्न है। उसने बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर यह कांड किया था। जीआरपी ने उसे पूरे गिरोह सहित पकड़ लिया था। लड़कियों ने जीआरपी वालों को सारा किस्सा बताकर उसका भांडा फोड़ दिया था। सारी बातें वही लिखी थीं जो उसने बताई थीं। वह सब फिर पढ़कर मन उसके प्रति घृणा से भर गया। साथ ही भगवान को धन्यवाद कहा कि अच्छा हुआ एंड टाइम पर उसे अपना मोबाइल नंबर बताने से मना कर दिया था। धन्यवाद मित्रों।